नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया पराक्रम, सुप्रभात। जी हाँ, आज के नया सवेरा में जहां हम बात करते हैं नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की और साथ ही आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाते हैं। और खेल जगत में क्या कुछ रहा है और कैसे रहेगी आपकी सेहत, फिट करेंगे, इसको लेकर भी चर्चा। बिल्कुल कृतिका, और इसके साथ करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। तो आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुर्खियों के साथ। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष से की मुलाकात। आज होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स पर मंत्री स्तरीय बैठक से पहले द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर हुई बात। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा जारी। आज लोकसभा में सरकार की ओर से दिया जाएगा जवाब, विपक्ष की ओर से आज भी हंगामे के आसार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में मौजूद रहकर खुद दलील दे सकती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ग्रीस में कोस्ट गार्ड के जहाज की प्रवासी नाव से टक्कर, कम से कम 14 लोगों की मौत, 20 से अधिक लोगों का रेस्क्यू, अब भी कुछ लोग लापता। और खेल की खबरों में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में रिकॉर्ड, छठा खिताब जीतने की दिशा में आगे बढ़ने उतरेगा भारत। सेमीफाइनल में आज अफगानिस्तान से होगा सामना। और सुर्खियों के बाद आइए नया सवेरा में महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। उद्योग जगत से लेकर निवेशकों तक में खुशी की लहर देखी जा रही है। और इस बीच कल रात दोनों देश के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। दरअसल आज क्रिटिकल मिनरल्स पर वॉशिंगटन में मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है। जी हाँ, इस बैठक की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स यानी वो महत्वपूर्ण खनिज जो आधुनिक तकनीकों, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इनकी सप्लाई चेन में रुकावट का उच्च जोखिम भी होता है। क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी बैठक में वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और विविधता लाने पर सहयोग को गहरा करने के लिए 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल एक साथ आएंगे। साथ ही भारत ने लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, तांबा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE सहित 30 प्रमुख खनिजों को क्रिटिकल के रूप में चिन्हित किया है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल और हाईटेक उपकरणों के लिए जरूरी है। तो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिस पर विचार मंथन होगा और कैसे दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाया जाए, आने वाले भविष्य को कैसे सहेज कर रखा जाए, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनका कैसे ख्याल रखा जाए, ये इस पर बातचीत होगी। बिल्कुल पराक्रम, और इसके साथ ही आज होने वाली जो ये बैठक है, इसके साथ ही इस मंत्री स्तरीय बैठक से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी मुलाकात की भी जबरदस्त चर्चाएं हैं। और खुद डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी दी और कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग एजेंडे, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई है। भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के पहलुओं पर इस पर चर्चा हुई है। इनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्रों की शुरुआती बैठकों पर सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते का स्वागत किया और नए आर्थिक अवसरों को खोलने और हमारे साझा ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने देशों के एक साथ काम करने के महत्व पर भी जोर दिया। इसके साथ ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड के माध्यम से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त की। तो क्रिटिकल मिनरल्स पर मंत्री स्तरीय बैठक आज होनी है
और हम ये कह सकते हैं कि कई मायनों से ये महत्वपूर्ण भी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बेसेंट के साथ भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा हुई। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, आज की जो ये महत्वपूर्ण वार्ता है वो कई मायनों में खास है, क्योंकि कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। अखिलेश, देखिए, निश्चित तौर पे ये जो पूरा क्रिटिकल मिनरल्स का जो मामला है वो पूरी दुनिया के लिए काफी अहम है, न सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए। क्योंकि देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स पर एक तरीके की मोनोपोली बन गई है। चीन के कब्जे में बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो चीन ने पूरी दुनिया से अपने पास उठाकर ले आया है, उसका प्रसंस्करण करता है और फिर दुनिया में उसको बेचता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल इतना हो गया है कि अब उस क्रिटिकल मिनरल्स पर उसने जो अपनी पहुंच बनाई है, जो अपने यहाँ उन्होंने जमा करके रखा है, उसका वो दुरुपयोग कर सकते हैं, इस बात का भय है पूरी दुनिया में। उसका अपने कह सकते हैं कि आपसे कुछ ऐसी शर्तें लगा सकते हैं जिन शर्तों पे आपको बेचेंगे और वो शर्तें मानना आपके लिए हमेशा कठिन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्रिटिकल मिनरल को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, मतलब क्रिटिकल मिनरल्स एक ऐसा सप्लाई हो जो कि जिसको भी जब जरूरत हो, जहां जरूरत हो, वो क्रिटिकल मिनरल्स को उपलब्ध करा सके। क्योंकि आज की दुनिया में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संचार से लेकर यातायात सारी चीजें हो रही है, ऐसे में क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत जरूरत है। और ये क्रिटिकल मिनरल्स पर अगर किसी एक देश का दबदबा रहेगा, मोनोपोली रहेगी, तो ऐसी स्थिति में वो दुरुपयोग होने की संभावना है और पूरे दुनिया के जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो इंटरनेशनल ऑर्डर इससे बाधित हो रहा है। तो इसी लिहाज से अमेरिका ने एक क्रिटिकल मिनरल्स पे बैठक बुलाई है, पैक्स सिलिका का नाम दिया है उन्होंने, और उन्होंने तकरीबन 50 देशों को बुलाया है मार्को ने, और 50 देशों के विदेश मंत्री इसमें आएंगे और इसमें इस बात पे चर्चा होगी कि किस तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स की एक ऐसी श्रृंखला बनाई जाए, उसके सप्लाई की, उसके प्रसंस्करण की, ताकि उसमें किसी का मोनोपोली ना हो। और इसमें जहां जहां भी क्रिटिकल मिनरल्स है, चाहे वो अफ्रीकन रीजन में हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकन रीजन में हो, चाहे वो एशियन क्षेत्र में हो, जहां भी है क्रिटिकल मिनरल्स, वो उसको इस तरीके से संचालित किया जाए ताकि वो सबको उपलब्ध हो। तो निश्चित तौर पे आज की ये जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है, और खास करके इसलिए भी जब भारत के लिए भी, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की एक ट्रेड एग्रीमेंट होने की, तो निश्चित तौर पे इस मामले में हमारी जो नजदीकी है अमेरिका और भारत के बीच में वो काफी महत्वपूर्ण हो गई है, और क्रिटिकल मिनरल्स का भी इसमें बिल्कुल। अखिलेश, अगला सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। अखिलेश, देखिए, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होती है, एक सकारात्मक बातचीत के बाद में हम ये देखते हैं कि वो टैरिफ रिडक्शन के तौर पर वो सामने आता है, और उसके बाद अब हमारे विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री की गर्मजोशी से मुलाकात, जिसकी चर्चा भारत ही नहीं पूरे विश्व में है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सकारात्मक प्रयास है भारत और अमेरिका के बीच में। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही संयत तरीके से भारत ने अपनी जो डिप्लोमेसी चलाई है, हमने देखा है कि पिछले एक साल से, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उसके बाद से लगातार उनके कई आरोप आए भारत के खिलाफ भी, दुनिया के अन्य देशों के खिलाफ भी, कई बार प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट भी आए, लेकिन भारत ने डिप्लोमेसी का यूज किया। भारत ने सोशल मीडिया का उस तरीके से दुरुपयोग नहीं किया जिस तरीके से अमेरिका के कुछ लोग कर रहे थे, मंत्री भी कर रहे थे, कुछ डोनाल्ड ट्रंप तो कर ही रहे थे। लेकिन अंत में मुझे लगता है कि उन्हें यह महसूस हुआ कि भारत जैसे देश को के साथ अगर सहयोग नहीं होगा तो अमेरिका जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्हें लगा, और इसी के बाद, इसी एहसास के बाद मार्को रूबियो ने पहला फोन कॉल किया जब जयशंकर को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए। उसके बाद से संकेत आने शुरू हो गए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो अब संबंध है वो पटरी पर आने शुरू हो गए हैं, और अमेरिका को ये एहसास हो गया है कि भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ वो काफी सफल रहा। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ऐसे समय में
जब दुनिया के दो छोर पे, एक तो मध्य पूर्व में काफी संकट में है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उधर रूस और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस बीच में भारत और यूरोपीय यूनियन ने जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, यह एक मिसाल बन गया। और इसके बाद मुझे प्रेरणा मिली, लगता है डोनाल्ड ट्रंप को भी, कि वो ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत लंबित है काफी दिनों से, 1 साल से तकरीबन लंबित है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने, दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। तो एक सकारात्मक, एक तरीके से कहें कि डिप्लोमेसी अब शुरू हो गई है पूरी दुनिया में, जो कि भारत ने शुरुआत की यूरोपियन यूनियन के साथ, और अब अमेरिका भी उस रास्ते पर चल रहा है। निश्चित रूप से क्रिटिकल मिनरल्स पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी और अब इसके क्या इसका सकारात्मक परिणाम निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन इस तमाम जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं संसद के बजट सत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। आपको बता दें, संसद में 2 फरवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। आज सरकार की ओर से लोकसभा में इस पर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, आज के सत्र की अगर हम बात करें तो आज बजट सत्र का 6ठा दिन है लोकसभा में। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से अभिभाषण पर बात नहीं हो रही, बल्कि वो चीनी टैंक घुसपैठ के मुद्दे पर एक अप्रकाशित लेख के कुछ अंश पढ़ने की जिद पर अड़े हैं, जबकि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री समेत पूरे सत्ता पक्ष की ओर से इस पर लगातार आपत्ति जताई जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से जो तथ्य रखे जा रहे हैं उनका कोई प्रमाण ही नहीं है। स्पीकर भी लगातार नियमों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि वो सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखें। लेकिन कल जो हुआ, मतलब वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मर्यादा ही पार कर दी गई। जब आसंदी पर बैठे कृष्णा प्रसाद तेनेटी ने राहुल गांधी को रोका तो उनकी तरफ पेपर उछाले गए। मतलब अध्यक्षीय आसंदी के सामने असंसदीय व्यवहार करते हुए पेपर उछाले गए। पीठासीन दिलीप सैकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो बीते कल की आपको खबर बता रहे, जहां इसके साथ ही लोकसभा में बहस के दौरान हंगामा करने के आरोप में विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा में बहस के दौरान ये कदम उठाए गए, जिसमें मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा बुडिंग और गुरजीत सिंह ओझला, हिबी इडेन, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी, एस वेंकटेशन और दीन कुरियाकोस पूरे बजट सत्र के लिए अब उनका निलंबन हो चुका है। और जिस तरह से बीते कल स्पीकर की चेयर्स में पेपर उछाले गए, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री की ओर से ये मांग रखी गई कि विपक्ष का ये व्यवहार अब मर्यादित है, लिहाजा कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तमाम सारे ऐसे सांसद हैं जिनको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और अमानवीय व्यवहार के चलते इन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद दीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, ये भी कांग्रेस से ही सांसद हैं। इसके अलावा चमाला किरण कुमार रेड्डी संसद के बजट सत्र के दौरान अध्यक्षीय आसंदी के सामने पेपर उछालने और असंसदीय व्यवहार करने के चलते इन्हें निलंबित किया गया है। मणिकम टैगोर, ये भी कांग्रेस सांसद हैं। एस वेंकटेशन माकपा सांसद हैं, इनका भी निलंबन हुआ है। तो कृतिका, देखिए, मुझे लगता है जब संसद की बात हो रही है और अध्यक्ष बार बार ये कहते हैं कि संसद व्यवहार जो है वो एक शिष्टाचार वाला होना चाहिए, बिल्कुल, और उसकी अवहेलना के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है। सत्ता पक्ष नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी की ओर से मैगजीन के कुछ अंश पढ़ने पर आपत्ति जता रहा है। आखिर लोकसभा में किस नियम के तहत कोई सांसद इस तरह के अंश पढ़ सकता है? किसी भी किताब, न्यूज़पेपर जैसी सामग्री को पढ़ने के लिए उसे प्रमाणित कराना जरूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सदन में जो भी किताब या न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है उसके लिए परंपरा ये है कि उसे प्रमाणित करने के लिए सेक्रेटरी जनरल और टेबल ऑफिस को पहले दिया जाता है। वहां टेबल करते समय बताना होता है कि वो उसे प्रमाणित कर रहे हैं, और ये पहले से एक परंपरा रही है कि किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले एडवांस में लोकसभा में जानकारी देनी होती है, ताकि पेपर से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो जाए और सभी सदस्यों को वो मिल जाए समय रहते ही। और इसका फायदा यह है कि एडवांस में देने के बाद उस अंश को सदन में पढ़ा जा सकता है और उस पर चर्चा की जा सकती है। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को यह पता होना चाहिए कि किस विषय पर चर्चा हो रही है। कभी कभी त्वरित प्रतिक्रिया में गलत जानकारी फैलने की गुंजाइश रहती है, उससे बचने के लिए यह परंपरा रही है। जहां तक इसको अनुमति न देने की बात है तो नियम 389 के तहत इसका
स्पीकर के पास इसका पूरा अधिकार है जिस पर सवाल नहीं किया जा सकता। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश राजेश, संसद का बजट सत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। संसद में क्या हुआ ये हमने देखा, हमने ये भी देखा कि मर्यादा की सीमाएं पार की गई। अध्यक्ष आसंदी के सामने जो है पेपर फाड़कर उछाला गया और उसके बाद 8 सांसदों का निलंबन भी हुआ है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से वो असंसदीय भी है और वो नियमों के हिसाब से भी नहीं है। लेकिन नैरेटिव यह फैलाया जा रहा है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा। और देखिए पराक्रम, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी सदन के अंदर अपनी बात को मनवाने की कोशिशों में अब तक जुटे हुए हैं, हालांकि वो अपनी कोशिशों में अब तक नाकाम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की हठधर्मिता विपक्ष के नेता अपना रहे हैं यह कहीं से भी डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। क्योंकि नेता विपक्ष का जो पद है वो नेता सदन के समकक्ष होता है, यानी नेता विपक्ष का पद भी संवैधानिक पद होता है। अगर नेता सदन संवैधानिक है तो नेता विपक्ष भी जो है वो संवैधानिक पद, बड़ा और महत्वपूर्ण पद है राहुल गांधी का भी। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है कि जब नेता सदन जैसे उठते हैं तो स्पीकर उनको बोलने की अनुमति दे देते हैं, उसी तरह नेता विपक्ष भी जब उठते हैं तो उनको बोलने की अनुमति दे दी जाती है। लेकिन नियमों का हवाला देकर जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अपनी बात मनवाने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं और उन्हें नियम 389 के तहत लगातार उन्हें रोका जा रहा है कि भाई आप किसी भी किताब या किसी भी पत्रिका का रेफरेंस देकर सदन के भीतर अपनी बात नहीं उठा सकते हैं। यह कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना है, क्योंकि जिस तरीके से नियमों की अवहेलना कर राहुल गांधी लगातार बोलना चाहते हैं। और कल जब वो बाहर निकले, दोनों भाई बहन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो पहले प्रियंका गांधी ने कहा कि हाँ राहुल बोलेंगे, और फिर जब राहुल गांधी बगल की सीट पर थे वो दूर से कहते हुए दिखाई पड़े कि मैं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा ही जी, मैं निश्चित रूप से बोलूंगा। और जिस तरीके से संसद के भीतर कागजों की प्रतियां फाड़ कर स्पीकर के जो पीठासीन स्पीकर हैं दिलीप सैकिया, उनके ऊपर उछाला गया, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश में ऐसा सांसदों के द्वारा किया जाना कतई उचित नहीं है। और इसकी जो है मजम्मत चारों तरफ की जा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने देखा है कि पिछले 1 दशक में इस तरह की घटनाएं बहुत बड़ी हैं। मेज के ऊपर चढ़ जाना, तख्तियां लहराना, हाथों में अखबारों के क्लिपिंग्स लेकर आना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो नियमों के विरुद्ध है और ऐसा सदन के भीतर किया जाना उचित नहीं दिखाई पड़ता है। आप देखिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 18 घंटे का समय जो है वो सूचीबद्ध किया गया था, निर्धारित किया गया था। आधा घंटा सर्बानंद सोनोवाल और आधा घंटा तेजस्वी सूर्या और आधा घंटा रस्साकसी जो है राहुल गांधी, कुल मिलाकर आप देखें तो 1 से 1.5 घंटे की भी चर्चा अभी तक कायदे से नहीं हो पाई है। और वही अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जो है वो चल रही है। कल भी देर शाम तक चर्चा हुई, परसों भी चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा इसमें बहुत अभी तक पीछे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राजेश, इन सब के बीच अगर हम बजट सत्र पे और साथ ही इससे पहले के जो सत्र हुए उस पर अगर हम नजर डालते हैं तो विपक्ष की तरफ से कई बार इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो कि बेबुनियाद हैं और सदन में उठाना उचित भी नहीं है। और इस तरीके के मुद्दे उठाने की वजह से जो कामकाज है सदन का वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। बिल्कुल, देश की जो चुनी हुई, जो देश की भोली भाली जनता है जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है, वो कहीं ना कहीं ठगी हुई महसूस करती है कि हमने अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजा और वो उनके संसदीय क्षेत्र की हिमायत नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी बात नहीं उठा पा रहे हैं। ढेरों समस्याएं हैं क्षेत्र में, लोग चाहते हैं कि हम जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं, लेकिन संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से जनहित से जुड़े हुए मुद्दे जो है वो उठने में दिक्कत हो रहे हैं। और राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या फिर बजट हो, ये दोनों सरकार के लिहाज से नहीं देश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्योंकि अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होती है तो उस पर रिप्लाई जो है नेता सदन करते हैं और वो कहीं ना कहीं पूरे सरकार के 1 साल का कामकाज का लेखा जोखा होता है। आने वाले दिनों में सरकार क्या कुछ करना चाहती है और क्या कुछ किया गया है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं जो सदन के भीतर दिखाई पड़ रही है, इससे सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, जिससे
जनता के जो पैसे हैं उसकी कहीं ना कहीं बर्बादी। बहुत महत्वपूर्ण होता है संसद का बजट सत्र, क्योंकि करोड़ों रुपए इसमें खर्च होते हैं इसके संचालन में, और उसके बाद जब इस तरीके का व्यवधान होता है तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश राज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब यही ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद से एक सुखद और सकारात्मक तस्वीर गंभीर चर्चा के तौर पर देखने को मिले। कृतिका, बिल्कुल पराक्रम, और इसी के साथ अपने दर्शकों को खबरों में आगे भी लिए चलते हैं, जहां देश में तिलहन की खेती और उत्पादन में साल 2024-25 के दौरान उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हां, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि तिलहन की खेती का रकबा 301.92 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 304.40 लाख हेक्टेयर हो गया। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि तिलहन उत्पादन भी 2023-24 में 396.69 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 429.89 लाख टन पहुंच गया है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को 3 अक्टूबर 2024 को मंजूरी दी गई। किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री आशा योजना के तहत तिलहन की खरीद की जा रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। मंत्री ने बताया कि सरकार कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। जी हां, साल 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का कुल निर्यात 51.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, और कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वाणिज्य विभाग के तहत APEDA द्वारा विभिन्न योजनाएं और पहल भी संचालित की जा रही हैं। तो तिलहन उत्पादन में वृद्धि, और हम ये कह सकते हैं कि जो प्रयास किए गए बेहतर बनाने के कृषि उत्पादों को, उस दिशा में ये एक सकारात्मक खबर है। कृतिका, बिल्कुल, और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और आइए रुक करते हैं अगली और महत्वपूर्ण खबर का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगा।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में एसआईआर के तहत मतदाता सूची में किए जा रहे संशोधन और चुनाव आयोग के आदेशों को चुनौती दी है। ममता बनर्जी की मांग है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पुराने मतदाता सूची के आधार पर ही कराए जाएं और इस मामले में मोस्तारी बानू के साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद जेरेक ओब्रायन और जोला सेन भी याचिकाएं की भी शामिल हैं। जी हां, और सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहने की भी संभावना है। सीएम ममता बनर्जी सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें खुद पेश कर सकती हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी, जिसमें जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचौली शामिल हैं। तो आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ममता बनर्जी जो हैं वो खुद अपनी वकील बन सकती हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रह करके दलील दे सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जोड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विकास सारथी। विकास, देखिए, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपनी दलीलें खुद पेश कर सकती हैं और इस पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, वो पिटिशनर इन पर्सन के तौर पर खुद भी बहस कर सकती हैं। किसी भी आम आदमी को, जो भी पिटिशनर होता है, उसको एक मौका दिया जाता है कि क्या वो खुद बहस करेगा या अपने वकील के जरिए बहस करवाना चाहते हैं। तो उनके पास एक विकल्प है कि वो खुद भी अपनी बात आज रख सकती हैं और इस बात को लेकर के काफी संभावना है कि आज वो अपनी बात रखेंगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो मीडिया सेल है, कल वो भी इस बात को अब वो खुलकर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, अपनी बात वहां पर रखेंगी। एसआईआर का जो मामला है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण पहलू ये था कि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये सवाल उठा रहा था कि जो अफेक्टेड पार्टीज हैं वो कहाँ हैं, जिनके नाम काट दिए गए हैं, ऐसे वोटर कहाँ हैं। तो आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने साथ कई दर्जन ऐसे लोगों को लाई हैं जिनको, उनका ये एलिगेशन है कि इनके नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं। अभी देखना होगा कि क्या इन सारे लोगों को भी वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगी, ये दिखाने के लिए कि उनकी बातों में कितना तथ्य है, या अपनी बातें खुद सुप्रीम कोर्ट में केवल एक याचिकाकर्ता के तौर पर रखेंगी। उनका जो अभी तक जो भी दिल्ली में उनका जो प्रवास है, उसमें आपने देखा कि चुनाव आयोग के साथ जो बैठक हुई थी और उसके बाद आयोग की भी क्या प्रतिक्रिया थी कि वो अड़िग हैं अपनी बात पर और उन्होंने उनका जो पूरा दावा था उसको लेकर के उन्होंने कोई बात वहां पर रखी नहीं और उसके बाद वो मीटिंग से वॉकआउट कर गई। अब सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी बात रखेंगी। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछेगा, क्योंकि लगातार कोर्ट ये बात पूछ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद नहीं आ रही हैं, उनके कुछ सांसद आ रहे हैं और जो प्रभावित व्यक्ति हैं वो आखिर क्यों नहीं है। अगर कोई व्यक्ति था भी इस तरह का एसआईआर से प्रभावित, तो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे उनकी मदद क्यों नहीं करते। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हो सकता है कि अगर ममता बनर्जी बहस करें तो सुप्रीम कोर्ट उनसे भी यही बात। लेकिन विकास, सवाल तो यह भी उठता है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया एक तरीके से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और वो चुनाव आयोग का अधिकार है और ये नियम के हिसाब से ही है, और जहां तक बात अगर नाम काटने का है तो दावे आपत्तियों के लिए पूरा समय एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दिया जा रहा है, तो फिर आपत्ति कहां है? देखिए, आपत्ति ये है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ मामले ला करके कि उसमें ये दिखाया जाता है कि डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी गई, आयोग के जो रिप्रेजेंटेटिव थे या उन्होंने गलत तरीके से नाम काट दिया। अब तरीका ये है कि जब इतने बड़े पैमाने पर एक एक्सरसाइज हो रही है तो कोर्ट ने यही कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के भी तो नुमाइंदे हैं। बीएलओ का काम है वो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में रिवीजन करें लिस्ट का, लेकिन किसी का गलत तरीके से नाम कट जाता है तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस जगह पर, उनको भी तो एक अधिकार है कि वो अपनी बात वहां पर रखे। वहां पर कोई बात नहीं रखी जाती और सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर याचिकाएं दायर की जाती हैं। यही वजह है कि एक समय पर आकर कोर्ट ने कहा कि अब इसके बाद हम कोई याचिका स्वीकार नहीं करेंगे, सारे इशू इन्हीं याचिकाओं में हम डिसाइड करेंगे। तो ममता बनर्जी आज खुद पेश होने की पूरी संभावना है उनकी और फिर वो अपनी बात भी रखेंगी। ये बात खुद तृणमूल के लोग भी कह रहे हैं। बिल्कुल विकास, क्योंकि इस मामले पे अगर हम देखें तो अगर रोक नहीं लगाएगी तो एक एक करके कई सारी याचिकाएं इससे जुड़ी हुई सामने आ जाएंगी, क्योंकि आज भी जब सुनवाई होगी तो ये ऐसी 3 याचिकाएं हैं जिन पर आज सुनवाई होगी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये तीनों याचिकाओं के बारे में और साथ ही क्या कुछ वो समय रहेगा जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देखिए, बिल्कुल सिर्फ बंगाल की ही बात नहीं है एसआईआर की, क्योंकि आप देखें बिहार से शुरू हुआ था पूरा मामला और उसमें लगातार एक के बाद एक याचिकाकर्ता आते गए और जब बिहार में प्रक्रिया चल रही थी तभी बंगाल के बहुत सारे नेता, खासतौर से तृणमूल के सांसद, जबकि बंगाल को लेकर के कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, वो उस समय भी पहुंच गए थे यहाँ पर कि उनका कहना था कि बंगाल में ही अगली प्रक्रिया होगी। तो अब कई राज्यों के मामले हैं, यहाँ पर केरल का मामला है, उत्तर प्रदेश का मामला है, लगभग जिन जिन राज्यों में एसआईआर चल रहा है वहां पर खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज के सांसद वहां पर पहुंच गए हैं याचिकाएं लेकर के। तो अब मेरिट्स पर भी बिहार की बात को सुप्रीम कोर्ट ने सुना। आपने देखा होगा कि
कोई भी बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया बिहार के मामले में, सिवाय इसके कि एक आधार को लेकर के एक विकल्प दिया कि इससे पहचान सुनिश्चित कर लीजिए, लेकिन ये मान्य दस्तावेज होगा या नहीं ये बीएलओ डिसाइड करेगा। तो कोई सुप्रीम कोर्ट का रुख में बड़ा बदलाव नहीं है कई महीनों की सुनवाई के बावजूद। आज ममता बनर्जी क्या नई बात रखती है, क्योंकि उनके वकील, पश्चिम बंगाल के वकील, तृणमूल सांसदों के वकील सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में पहले ही रख चुके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई, साथ ही इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते पराक्रम। बिल्कुल, और आइए कृतिका, अब दर्शकों को लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। दरअसल जम्मू कश्मीर के ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में सेना एक साथ 2 बड़े ऑपरेशन चला रही है। कुछ घंटे पहले उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के जंगली इलाके में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई है। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि आतंकियों को घेर लिया गया है, ऑपरेशन किया अभी जारी है। मतलब ये ऑपरेशन किया, ये नाम है ऑपरेशन का। इसके साथ साथ ऑपरेशन त्राशी एक भी चल रहा है और अब ऑपरेशन किया खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया जॉइंट ऑपरेशन है। बिल्कुल, इस ऑपरेशन किया की अगर हम बात करें तो इसमें काउंटर इंजर्सी फोर्स डेल्टा के जवानों ने आतंकियों का पता लगाया और मंगलवार शाम करीब 4 बजे के करीब बसंतगढ़ में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इन्हें घेर लिया। भारतीय सेना की 16वीं कोर ने जानकारी दी थी कि गोलीबारी के साथ ये ऑपरेशन चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि संवेदनशील खबर है और हमारे जो सैनिक है, जो जवान है, वो सीमा सुरक्षा पर बहुत मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की बालीचौकी तहसील में कल देर शाम एक दुर्लभ प्रजाति के बारहसिंगा का साहसिक रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि बारहसिंगा तीर्थन नदी के किनारे शिकारियों से जान बचाने के लिए भागता हुआ देखा गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुट गए। बिल्कुल, और जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और कड़ी मशक्कत के बाद बारहसिंगा को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद बारहसिंगा को बंजार से पहुंची वन विभाग की टीम के सुपुर्द भी कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में बारहसिंगा की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें बारहसिंगा के रेस्क्यू की, और बड़ा ही सुंदर और दुर्लभ ये बारहसिंगा दुर्लभ प्रजाति का बताया जा रहा था। बहरहाल आपको लिए चलते हैं अगली खबर की ओर। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। इस बैठक का जो फोकस है वो देश में महंगाई को और कम करने और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर रहेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में होने वाली इस 6 सदस्यीय एमपीसी बैठक का फैसला शुक्रवार को जारी होगा। इसके साथ ही इस बैठक को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि एमपीसी नीति दर में कटौती के बजाय केंद्रीय बैंक तरलता प्रबंधन, मुद्रा संबंधी जोखिमों से निपटने के साथ ही बॉन्ड बाजारों की स्थिरता पर फोकस कर सकता है। तो वहीं आरबीआई ने फरवरी 2025 से लेकर अब तक रेपो रेट में 125 आधार अंकों की कटौती की है। एमपीसी ने भी दिसंबर 2025 में दरों की कटौती की थी, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि फरवरी में दरों की कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक जो कि आज से शुरू होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता दी है। बजट में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से लेकर रिसर्च, डिजिटल हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर तक कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। बिल्कुल, और इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजट 2026 में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने पर खास जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर में स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए नई योजनाओं और मौजूदा कार्यक्रमों के विस्तार का ऐलान किया है। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र को अब तक की सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए 1,06,000 करोड़ का बजट रखा गया, जो पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। सरकार का फोकस इस बार सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिवेंटिव केयर को भी मजबूत करने पर है। प्राइमरी हेल्थ केयर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया गया है। सस्ती दवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क को और विस्तार देने का भी फैसला हुआ है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने साफ कहा कि ये बजट बीमारी के इलाज के साथ साथ बीमारी की रोकथाम पर भी केंद्रित है। For bringing better health facilities,
creating a cadre of people, not cadre in that sense, but a bulk of people who can come in as health workers, paramedics and so on, and also making sure we are able to provide dignified opportunities for Divyangjan. Mental health has also received a lot of attention. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस बजट को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मजबूत आधार देने वाला बताया। उनके मुताबिक इन प्रावधानों से देश में बेहतर, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का सपना साकार होगा और आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रतिबद्धता इसी बात से जाहिर होती है कि पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट ने 176% की बढ़ोतरी दर्ज की। स्वास्थ्य के साथ साथ आयुष सेक्टर को भी इस बजट में खास जगह दी गई है। आयुष मंत्रालय के लिए करीब 3,900 करोड़ का आवंटन किया गया है। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष फोकस है। सरकार का लक्ष्य पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक हेल्थ सिस्टम से जोड़कर लोगों को समग्र स्वास्थ्य समाधान उपलब्ध कराना है। ये जो बजट है ये हमारी 2047 की जो विकसित भारत की नींव है और इसके ऊपर ही हम 2047 तक हमारा देश विकसित देशों के पंक्तियों में आ जाएगा। कुल मिलाकर बजट 2026 स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत, सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इलाज, रोकथाम और पारंपरिक चिकित्सा तीनों को साथ लेकर चलने वाला ये बजट विकसित भारत की ओर बढ़ती एक मजबूत पहल है। अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत को मजबूती देने वाला बजट ये बताया जा रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा 2026 के जरिए एक बार फिर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इस बार माई गो पोर्टल पर कार्यक्रम के लिए 4.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड पेश करते हैं पराक्रम। और इसमें अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अलावा देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर और गुवाहाटी में भी एग्जाम वॉरियर्स के साथ विशेष सत्रों में चर्चा की है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करके इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। पराक्रम। बिल्कुल कृतिका, और आपको बता दें कि उन्होंने छात्रों के साथ हुई चर्चा का वीडियो साझा करते हुए सभी से 6 फरवरी को होने वाले परीक्षा पे चर्चा के फुल एपिसोड को देखने का भी आग्रह किया है। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। खुद खिलाए बुलाए कि नहीं? यस सर। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आती, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अनूठी प्रयास से लगभग 4.5 करोड़ बच्चे, अभिभावक और शिक्षक जुड़ गए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। इस अभियान के दौरान 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो 6.5 करोड़ बच्चे, शिक्षक और अभिभावक इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब लोग सुनना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या अनुभव है जब माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ मिल करके अपने अनुभवों को साझा करते हैं, उनकी बातों को भी सुनते हैं और समाधान देते हैं और समाधान ढूंढते हैं साथ में।
तो परीक्षा पे चर्चा और कृतिका, हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा इसको लेकर के एक्साइटेड हैं। बिल्कुल एक्साइटेड भी, और सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि अभिभावक और साथ ही जो टीचर्स हैं वो भी काफी एक्साइटेड नजर आते हैं। तो 6 फरवरी को इसका सीधा मतलब इस एपिसोड को, फुल एपिसोड को आप जरूर देखिएगा और डीडी न्यूज भी ये पूरा एपिसोड आप तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अब बात करते हैं नया सवेरा में एक दिन एक उत्सव की। और एक ही दिन एक उत्सव में आज हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का हालडा उत्सव, जो सर्दियों की ठंडी रातों को रोशन करता है। और ये उत्सव न केवल स्थानीय परंपराओं का प्रतीक है बल्कि समुदाय की एकता और आध्यात्मिक विश्वासों को भी मजबूत करता है। आइए जानते हैं इस उत्सव और परंपरा के महत्व के बारे में। गाहर घाटी की ठंडी रात में मनाया जाने वाला हालड़ा उत्सव यहाँ की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है। हर घर से लोग जलती हुई टहनियों के साथ एक स्थान पर एकत्र होते हैं, जहाँ एक बड़ा अलाव जलाया जाता है। यह दृश्य बर्फीली ठंडी रात में एक अद्भुत उल्लास का प्रतीक होता है। साथ ही इस दौरान नृत्य, संगीत, लोक गीतों के साथ भोज का आयोजन किया जाता है। हालड़ा उत्सव नए साल के स्वागत करने का एक अनोखा तरीका है। लोग स्थानीय देवताओं से समृद्धि, अच्छी फसल और सौभाग्य की कामना करते हैं। साथ ही इस उत्सव का उद्देश्य बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा को गांव से बाहर करना भी है। बर्फीली ठंडक भी उत्सव की उष्णता के सामने ठंडी पड़ जाती है। हालड़ा उत्सव लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है बल्कि यह सामाजिक सद्भाव, प्रकृति के प्रति सम्मान, उत्तरजीविता की भावना को भी दर्शाता है। यह उत्सव दिवाली की तरह प्रतीत होता है, जहां अलाव की रोशनी सर्द रातों में आशा की किरण बनती है। स्थानीय लोगों के लिए यह शांति, समृद्धि और एकता का प्रतीक है, जो सदियों से चली आ रही परंपराओं का सम्मान करता है। ये उत्सव सिर्फ आस्था का उत्सव नहीं, बल्कि समाज के हर तबके को जोड़ने और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का एक जीवंत उदाहरण है। आने वाली पीढ़ियां इन पर्वों में न केवल धार्मिकता बल्कि अपनी जड़ों और पहचान को भी महसूस करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक दिन एक उत्सव, कृतिका, भारत जो है वो उत्सव की धरती हम इसे कह सकते हैं। हम अलग अलग दिन में बहुत ही ऐसे सुंदर हमारे त्योहार हैं जिनका अपना एक विशेष महत्व भी होता है। बिल्कुल, और इन्हीं विशेष महत्व को दिखाते हुए हम एक दिन एक उत्सव की हर रोज एक नई जगह की तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। और इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, जहां गुजरात से भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम लाए गए हैं। पराक्रम, ये अवशेष 10 फरवरी तक कोलंबो में आयोजित सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भेजे जाएंगे। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद 11 फरवरी को ये पवित्र अवशेष वापस भारत लाए जाएंगे। भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के साथ ही आध्यात्मिक संबंध भी मजबूत होंगे। और इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे आज के समाचार पत्रों में छपी हुई कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख खबरें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल।
अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त है समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की जानकारी का। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। सबसे पहली जो खबर है वो खबर यूएस डील से जुड़ी हुई खबर है। अमेरिका ने जो टैरिफ रिडक्शन किया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है और आपको बता दें कि इस ट्रेड डील को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने कहा है कि यह डील भारत के लिए अच्छी है और देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है। महत्वपूर्ण यह है कि ट्रंप ने कहा है कि 18% टैरिफ तुरंत लागू होगा, लेकिन अमेरिकी नियमों के मुताबिक इसके लिए औपचारिक जो सरकारी आदेश है वो जरूरी है। दोनों देश इसके ड्राफ्ट पर अभी काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण खबर जिस पर हर किसी की नजर इस समय बनी हुई, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है आज प्रेस रिपोर्ट के जरिए वो आपको बता दें। रोजगार से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां तकनीक के क्षेत्र में 1.5 करोड़ रोजगार अब उत्पन्न होंगे। जी हाँ, ये बात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि आने वाले जो अगले 2 साल हैं उसमें टेक सेक्टर में नौकरियों की संख्या जो है वो 1.5 करोड़ के पार कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार मोबाइल फोन निर्माता और आईटी कंपनी और साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के साथ अगली पीढ़ी के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को लेकर लगातार चर्चा कर रही है। टैक्स छूट जो दी गई है हाल ही में बजट में उसका भी सीधे तौर पर फायदा इसके जरिए मिलेगा। जो निर्यात है वो भी 8 गुना बढ़ा है और साथ ही कंपोनेंट क्षेत्र भी मजबूत होता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर तकनीक के क्षेत्र में अगले 2 साल के अंदर जो रोजगार है, कई सारे रोजगार के अवसर मिलने जा रहे हैं युवाओं को। और अगली और जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है, जो ये इस बात को सार्थक करती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको बता दें कि फैसले में देरी एक बीमारी है और इसे खत्म करने की जरूरत है, यह कहना है मुख्य न्यायाधीश का। सुप्रीम कोर्ट ने समय पर न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मंगलवार को कहा कि हाईकोर्ट द्वारा महीनों तक फैसले को सार्वजनिक किए बिना सुरक्षित रखे जाना यह एक तरीके से गलत है और इस पर बहुत तेजी से काम होना चाहिए। तो न्याय समय पर मिले, इसके प्रयास अब तेज होने के आसार हैं। और इसी के साथ ही जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो है आपकी निजता से जुड़ी, यानी प्राइवेसी से जुड़ी। दरअसल प्राइवेसी को लेकर बीते कल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मामले को लेकर के सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसको फटकार लगाई और कहा है कि अगर आप भारतीय नियम कानून को नहीं मानते हैं तो आप भारत छोड़कर जा सकते हैं। दरअसल सीधे तौर पर गोपनीयता नीति पर टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा कि डाटा शेयरिंग के नाम पर आप जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी निजता, उनकी प्राइवेसी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। गोपनीयता शर्तें इतनी चालाकी से बनाई गई हैं कि नागरिक उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं। ये बात इस दौरान कोर्ट की तरफ से कही गई है। हालांकि इस पूरे मामले में भी सुनवाई होना बाकी है और इसकी अगली तारीख भी दे दी गई है। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल अखबारों में इतना ही और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया सवेरा में दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। आज सुबह ग्रीस के एजियन सागर में एक कोस्ट गार्ड जहाज से टकराकर प्रवासियों की नाव पलट गई। इस हादसे में डूबने के कारण 14 से ज्यादा प्रवासियों की मौत हो गई। यह हादसा तुर्की से कुछ मील की दूरी पर हुआ। 2 कोस्ट गार्ड अधिकारी भी इस भीषण हादसे में घायल हो गए। बचाव दल द्वारा उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 24 प्रवासियों को समंदर में डूबने से बचा लिया गया। प्रशासन द्वारा तलाशी और बचाव अभियान फिलहाल जारी है। इसमें कोस्ट गार्ड जहाज, निजी नावें और गोताखोर ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं।
और अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें फटाफट अंदाज में अराउंड द वर्ल्ड में। जहां आपको बता दें कि नासा का बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन कम से कम मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि उसके विशाल नए रॉकेट के पूर्वाभ्यास के दौरान हाइड्रोजन ईंधन का रिसाव होने की खबर है। 1 महीने की देरी से प्रक्षेपण दल को 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की परिक्रमा के लिए भेजने से पहले एक और ईंधन परीक्षण करने का समय मिलेगा। रूस ने यूक्रेन पर बीती रात बड़ा हवाई हमला किया। ज़ापोरिजिया और खार्किव में मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। अब तक के सबसे बड़े रूसी हवाई हमले में यहां की बिजली आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लिविच ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर रूस के नए हमले से हैरान नहीं थे। उन्होंने पहले ही इस हमले के बारे में उनसे बात की थी। तो ये थी बड़ी खबरें दुनिया भर से। और आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की। मनी मंत्र जो हमारा खास कार्यक्रम है, उसमें आज आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। केंद्र सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप ऋण योजना है और जो मनी मंत्र सेगमेंट है, इसके बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वित्त पोषित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता ये देती है और बिना किसी जमानत के कोलेटरल के ऋण ये उपलब्ध कराता है। बिल्कुल, इसमें सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो छोटे उद्यमी हैं उनकी सीधी पहुंच भी है, जमीनी स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने का माध्यम है। और योजना के प्रमुख लाभ की अगर हम बात करें तो छोटे उद्यमियों के लिए 50,000 से लेकर 50,000 से लेकर 20 लाख तक की ऋण सुविधा इसमें उपलब्ध होती है। बिना गारंटी और बिना किसी बिचौलिए के सीधा लोन आपको मिल सकता है और इसका सीधा फायदा मिलता है दुकानदार, कारीगर और साथ ही जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको खोलने के लिए। उद्यमियों और साझेदार फर्में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। तो सरकार की तरफ से ये योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें आप 50,000 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम का सामना अफगानिस्तान से होगा। आयुष मात्रा की अगुवाई वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट में अजय रही है। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में स्थान बना लिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच गुजरात जॉइंट्स को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। फाइनल में दिल्ली का सामना पूर्व चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज को क्लीन स्वीप कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 9 विकेट पर सिर्फ 128 रन बनाए। श्रीलंका की पारी आखिरी ओवर में 116 रनों पर सिमट गई। कार्लोस अल्काराज से ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में हारने वाले 24 बार के ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन नोवाक जोकोविच नवीनतम विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अल्काराज ने पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई हुई है, वहीं यानिक सिनर दूसरे स्थान पर बरकरार है। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें। और अब देख लेते हैं मौसम से जुड़ी खबर और जानते हैं मौसम का हाल। देश में अलग अलग जगह का अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और इसी के साथ घड़ी भी इशारा कर रही है और नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं कर्नाटक के रायचूर में आयोजित 2 दिवसीय बाल महोत्सव की तस्वीर। जी हाँ, बच्चों की खिलखिलाहट, सांस्कृतिक धरोहर की झलक और कलात्मक प्रदर्शनी से सजे इस महोत्सव ने बचपन के कैनवास में नए रंग भर दिए। आप लीजिए इन बेहद ही खूबसूरत तस्वीरों का आनंद और इसी के साथ मुझे, मेरे सहयोगी पराक्रम और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।